हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट विद्रामा के आपके इस परिवार में। कैसे हो आप सभी? होप अच्छे होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे और अपने एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे होगे, उसमें व्यस्त होगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास जो हमारी पॉलिटी की चल रही है, जीएस घटना चक्र वाली। शाम को 7:15 या 7 बजे से पहले ही ये अपलोड कर दी जाती है। एक बार इस पर ज़रूर विजिट करें। यूपीपीसीएस आरओ 2023 के लिए सीधी हिट कर रही है ये क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो आज हम करने वाले संसद में राज्यसभा को कंप्लीट करेंगे फटाफट। चलिए तो शुरू करें। चलिए तो आज हम राज्यसभा को कंप्लीट करेंगे। संसद का दूसरा चैप्टर है ये। इसमें शॉर्ट नोट्स नहीं देखेंगे क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन के नीचे शॉर्ट नोट्स हमारे कवर हो जाते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है कि संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, निचले सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा, और उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। याद रखिए अनुच्छेद 80 में इसका जिक्र है। किसमें? अनुच्छेद 80 में। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। टोटल निर्धारित संख्या है 250, जिसमें से 238 होते हैं राज्य क्षेत्रों से और 12 को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। चलिए अब फटाफट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राज्यसभा की निश्चित संख्या कितनी है? सदस्य संख्या बताइए। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? तो 250। कितनी है? 250। याद रखिएगा। चलिए राज्यसभा में होते हैं कितने सदस्य होते हैं? तो 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो कितने होते हैं? 250 टोटल होते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या करा है। फटाफट करने क्योंकि हमारा रिवीजन इससे होता रहेगा। तो ये कह रहा है कि अनुच्छेद 80 के उपखंड 1 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से और 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है। तो टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं? टोटल मिलाकर हो जाते हैं सर 250 मेंबर राज्यसभा में। ठीक है। आगे देखिए तीसरा कह रहा है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? बताइए किस आधार पर दिया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान मिलता है। ये बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है वो किस अनुपात में रहता है? जनसंख्या के अनुपात में रहता है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की चौथी अनुसूची, कौन सी? 4th, याद रखिएगा, चौथी अनुसूची में कर दिया गया है। चलिए आगे देखिए। 5वां क्वेश्चन देखिए। वही क्वेश्चन कराऊंगा जो रिलेवेंट है। बीच में अगर कोई क्वेश्चन छोड़ रहा हूं तो किसी मकसद से ही छोड़ रहा हूं, उस पर थोड़ा सा इतना ध्यान नहीं देना है आपको। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। देखिए कहां से चुने जाते हैं? राज्य की विधानसभाओं द्वारा। कहां से? राज्य की विधानसभाओं द्वारा। बिल्कुल ठीक है। राज्य की विधान परिषद द्वारा। दूसरा गलत। विधानसभा और विधान परिषद नहीं। नगर पालिका नहीं। तो पहला ही ठीक है कि राज्यों की विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। अब कैसे चुना जाता है ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 80(4) कहता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 80(4) कहता है कि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। कौन से? निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ध्यान रखना निर्वाचित है, इसमें मनोनीत नहीं, निर्वाचित केवल। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? यह भंग नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, तो ध्यान रखिएगा। तो जिसमें एक नहीं है वो तो पहले ही हट जाएंगे। ये दोनों तो हट गए, बचाइए 1, 2, 3। 1 और 3 बिल्कुल ठीक है दोनों, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है। तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। भंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये गलत है, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो 1 और 3 इसमें ठीक हो जाएंगे। इसके सदस्य 25 वर्ष की आयु में नहीं होंगे। ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी का मतलब क्या है? भंग नहीं किया जा सकता है इसको। ठीक है। जबकि लोकसभा को भंग कर सकते हैं हर 5 साल पर। ठीक है। और पहले भी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें क्या कर रहा था? 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और कम से कम आयु राज्यसभा सदस्य होने के लिए 30 वर्ष होनी ही चाहिए। जबकि लोकसभा के लिए कितनी थी? हम कंपेयर करते भी चलेंगे साथ में। लोकसभा के लिए थी सर 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। आगे देखिए नेक्स्ट 7 क्वेश्चन को छोड़ेंगे। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां देखिए क्या कह रहा है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए। तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। 9वां देखिए क्या कह रहा है।
ये कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों में अवकाश प्राप्त करते हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल ठीक है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि समाप्त हो जाता है उनका कार्यकाल। तो ये पहला बिल्कुल ठीक है, आगे पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं बताइए? 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के स्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें ठीक है। 12वां कह रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक 5 वर्ष में, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 6 वर्ष है। प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, बिल्कुल नहीं है। समाप्त होने का विषय ही नहीं है इसका, तो राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होता ही नहीं है, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है, याद रखिएगा। 13वां कह रहा है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? कौन राज्यसभा को भंग कर सकता है? कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा भंग ही नहीं होती। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। 14 कह रहा है कि राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, पहला ही सही है कथन, तो बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी पढ़ लेते हैं एक बार। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष नहीं होता, बिल्कुल भूल जाइए। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनते है, यथाशीघ्र, बिल्कुल भूल जाइए। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बोल सकता है, तो याद रखिएगा। इसका विघटन नहीं होता, पढ़ चुके हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, पढ़ चुके हैं। स्थायी सदन है, पढ़ चुके हैं। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, यानी कि 1/3 सदस्य 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, पढ़ चुके हैं। 4 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गए, तो चारों को याद रखिएगा, भूलना नहीं है। राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो कैसे भी भंग नहीं हो सकती, कोई भंग नहीं कर सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के किसके द्वारा भंग की जा सकती है? फिर वही क्वेश्चन है, आप इसको करोगे तो आंसर हो जाएगा इसका डी। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने करता है? 12 व्यक्ति। कितने करता है राष्ट्रपति? 12 व्यक्ति। और कहाँ कहाँ से? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, बताइए, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है कितने व्यक्ति? राज्यसभा में 10 सदस्य है, राज्यसभा में 2 सदस्य है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये आप मुझे करके बताओगे। तो इसका आंसर क्या था? 12 मेंबर। कितने मेंबर? 12 मेंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? जो क्वेश्चन रिपीट होगा ना, मैं उसे छोड़ता हुआ चलूंगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है बताइए? तो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए आपके पास। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, ऐसा क्वेश्चन मध्य प्रदेश वालों ने पूछ लिया, पता नहीं क्या पूछना चाह रहे थे। तो नरगिस दत्त को याद रखना, प्रथम अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई। अब तो बहुत सारी अभिनेत्री हो चुकी हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? नहीं है। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, क्या ऐसा है? राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले राज्यों सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है और तीसरा ठीक है, लेकिन चौथा गलत है। राज्य सूची में सम्मिलित विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। जिसमें केवल आ जाए ना तो उसको तो काट ही देना, वो गलत ही हो जाता है। क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 249 हमसे कहता है, यदि राज्यसभा को अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। कौन? संसद। तो याद रखिएगा, केवल राज्यसभा ही नहीं बना सकती, इसमें संसद भी विधि बना सकती है। ये वही क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसको हम नहीं करेंगे। उपयुक्त व्याख्या देखिए, वही है क्वेश्चन। ये देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 249। इस अनुच्छेद को मत भूलना। अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। किसको? संसद को, ठीक है। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, IAS में आया क्वेश्चन है कि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो स्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। तो पहला तो ठीक हो जाएगा भैया, अस्वीकार नहीं कर सकती राज्यसभा धन विधेयक को और ना संशोधित कर सकती है, तो पहला तो ठीक है, ये कट जाएगा।
राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 2 ठीक हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं होती, ये गलत है। वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा होती है किसमें? राज्यसभा में, ठीक है। इसको छोड़ेंगे कथन और कारण वाले को। आगे चलिए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं है? तो धन विधेयक। याद रखिएगा, साधारण विधेयक को ले जा सकता है, संवैधानिक संशोधन विधेयक पर भी राज्यसभा में चर्चा होती है। उसके बाद राज्य पुनर्गठन भी है, जबकि धन विधेयक जो होता है उसमें राज्यसभा का कोई मामला नहीं होता। आगे देखिए, ना तो उसे अस्वीकार कर सकती है ना उसे संशोधित कर सकती है। 14 डेज के अंदर अंदर भेजना पड़ता है उसको राज्यसभा, लोकसभा को। 28वां देखिए, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? भाई मान लीजिए राज्यसभा में संशोधन कर दिया धन विधेयक में, तो क्या होगा? लोकसभा उसको मानेगी नहीं। तो सीधा सा आंसर है कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। राज्यसभा मतलब लोकसभा स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है, कोई बाध्य नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ दे रखा है? संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या उनमें से सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं। आगे देखिए अब फटाफट 30वां क्वेश्चन देखिए, इसे छोड़ेंगे 30वें क्वेश्चन को। आगे देखिए, आगे चलिए 31वां क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? फिर वही क्वेश्चन है, अनुच्छेद 249 रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पीछे भी आया है कई बार। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? बताइए। राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, क्या ऐसा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, ये राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां हैं। याद रखिएगा, नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। यह कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं को स्थापना कर सकेगी। याद रखिएगा, ये इसका अनन्य अधिकार है। कह रहा है कि कौन सा राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? एकांतिक शक्ति का मतलब अनन्य अधिकार है। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, याद रखिएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? बताइए। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में, यानी कि दोनों की शक्तियां कहां पर बराबर हैं? नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो राज्यसभा की शक्ति है। संविधान में संशोधन करने के बारे में, क्योंकि संविधान का जो संशोधन का जो बिल होगा वो दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। सरकार को हटाने के ऐसा कुछ नहीं है, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने में ऐसा कुछ नहीं है। तो याद रखिएगा, ये कह रहा है कि नई अखिल भारतीय संविधान संशोधन हेतु विधेयक चाहे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, परंतु उसे दोनों सदनों से पृथक पृथक पारित होना अनिवार्य है। तो यहां पर दोनों की शक्तियां बराबर हैं, ठीक है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए, मान लीजिए सरकार जो है वो राज्यसभा में पराजित हो जाए, हार जाए, तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपने त्यागपत्र देता है? ऐसा नहीं है भाई। ऐसा क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये तो राज्यसभा का मसला है। संसद भंग हो जाती है? ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है? ऐसा भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? 4थी अनुसूची में क्या दे रखा है? इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। याद रखिएगा, 4थी अनुसूची जब हम पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है उसको ध्यान रखिएगा, वो कौन सी में है? 7वीं अनुसूची में। पहला जो ऑप्शन है वो 7वीं अनुसूची से संबंधित है। संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं कौन सी में? 8वीं अनुसूची में है। और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है
5वीं और 6वीं अनुसूची में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, किसे प्राप्त है। प्रश्न काल में जब प्रश्न आया था 1999 में, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इसमें इसका आंसर था आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। लेकिन अब बदल गई हैं चीज़ें, तो अब याद रखना है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें और तेलंगाना में 7 सीटें हो गई हैं। राज्यसभा की 11 हैं और तेलंगाना में 7 हैं, तो टोटल 18, जबकि तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र में 19 हैं, गुजरात में 11 हैं, राजस्थान में 10 राज्यसभा की सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व वाले राज्यों ये संघ राज्य क्षेत्रों का समूह है आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। इनमें 11-11 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में 11-11 सीटें हैं। उड़ीसा और राजस्थान में 10 सीटें हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5 सीटें हैं। पंजाब, असम, तेलंगाना में 7 सीटें हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 3 सीटें, एनसीटी क्षेत्र में 3 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में 1-1 सीट है। किसमें? 1-1 सीट है। तो ये हमने कल भी पढ़ा था और आज भी इसको ध्यान रखिएगा। इसको नोट करके कहीं पर लिख लेना, इसको नोट करके कहीं पर लिख लेना। वीडियो एक बार रोक लेना यहाँ पर और इसको नोट कर लेना जो अपडेट चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। मतलब ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, इतने गंदे क्वेश्चन पूछता है, योग पूछ लिया। अब हमको या तो सारी पता होना चाहिए कितने कितने राज्यों में कितनी कितनी लोकसभा राज्यसभा सीटें हैं। जब हमें उन सबको पता होगा तब हमें उत्तर प्रदेश का पता होगा, फिर उत्तर प्रदेश के सीटों का विखंडन करेंगे, तब देखेंगे कितने को जोड़कर कितना मिल रहा है। मतलब कुछ भी पूछते हैं। कमीशन कभी कभी 20 लोगों से भरा पड़ा है, तो इसमें आंसर कमीशन ने नहीं दिया है, कुछ भी उस टाइम का है। लेकिन हमको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में अभी 11 सीटें हैं, पहले 18 सीटें थीं। मध्य प्रदेश में अभी 11 सीटें हैं, पहले 16 सीटें थीं। तमिलनाडु में अभी 18 सीटें हैं। बिहार में अभी 16 सीटें। गुजरात में 11 सीटें। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। कितनी? 31। पहले कितनी थी? 34। पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। कर्नाटक में 12 सीटें हैं। कितनी? राज्यसभा की। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की 34 सीटों से उत्तराखंड बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 रह गई है। अब कितनी है? राज्यसभा की 31 है और लोकसभा की कितनी थी? 80 थी क्या? याद करके मुझे बताना। नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है। उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश में 16 सीटें हैं ही नहीं सर। मध्य प्रदेश में तो चलिए फटाफट, मध्य प्रदेश में तो 11 सीटें हैं, क्योंकि पहले थी 16 सीटें। अभी कितनी हैं? 11 सीटें। अभी कितनी हैं? 11 सीटें। महाराष्ट्र में 19 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं और पश्चिम बंगाल में 16 हैं। इनको याद रखिएगा। चलिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में 16 हैं और महाराष्ट्र में 19 हैं। पश्चिम बंगाल में कितनी है? 16 हैं। महाराष्ट्र में 19 हैं। आंध्र प्रदेश में कितनी है? आंध्र प्रदेश में कितनी है बताइए मुझे। और कर्नाटक में कितनी है ये बताएंगे। तो दो हमको पता है कि पश्चिम बंगाल में 16 हैं और महाराष्ट्र में 19 हैं। पश्चिम बंगाल में 16 हैं और महाराष्ट्र में 19 हैं। तो इसका कितना हो जाएगा? बी का 2 और डी का 4। बी का 2 और डी का 4 किस में है? इसी में है। उस समय पर ये आंसर होगा, लेकिन कमीशन ने आंसर बदले। तो इसको एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ, इस वाली सूची को, अपडेट सूची है। देखिए इधर देखिए, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। बिहार में कितनी है? 16 हैं। गुजरात में कितनी है? 11 हैं। महाराष्ट्र में 19 हैं। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं और कर्नाटक में 12 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं कर्नाटक में? 12 सीटें हैं। कितनी हैं? 12 सीटें। तो ध्यान रखिएगा, 12 बिल्कुल ठीक है ये। चलिए, फिर वही राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब। कर्नाटक में कितनी है? 12 सीटें हैं। याद रखिएगा, कर्नाटक में 12 सीटें, यानी कि सी का हो जाएगा 4। सी का 4 ना तो इसमें है ना इसमें है, ए में है और बी में है। किसमें? ए में है और बी में है। आंसर हो जाएगा ए। 1 3 4 2। तो राजस्थान में 10 सीटें हैं। इसमें कितनी है? गुजरात में 11 सीटें हैं। ठीक है। और कर्नाटक में 12 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं। याद रखिएगा।
जी सर। चलिए आगे देखिए। तो इसका ये हो गया, राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात में 11 हैं, कर्नाटक में 12 हैं, पंजाब में 7 हैं। सीधा सीधा सा मतलब ये है इस क्वेश्चन का, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कितनी सीटें लोकसभा की कौन से राज्य में है, कितनी सीटें राज्यसभा की कौन से राज्य में। तो एक सूची बना लेना अपने नोट में, एक नोट कर लेना, बस मैं एक चीज़ नोट करने को कह रहा हूँ, राज्यसभा की सीटें लिख लेना और लोकसभा की सीटें लिख लेना। ये टोटल चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। फिर वही क्वेश्चन है, इसको आप लगाओगे। गुजरात, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा। गुजरात में पता है 9 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं, तो ए का 1 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा। उसके बाद केरल उड़ीसा का हमको पता नहीं है, इन 2 ऑप्शन से हमारा आंसर हो जाएगा। तो गुजरात ए का 1 और बी का 3। ए का 1 और बी का 3 किस में? ए का 1 इसमें है और बी का 3 इसमें है। ए का 1 इसमें है और बी का 3 इसमें है, तो इसका हो जाएगा सी। सॉरी, ए का 2 और बी का 3, ए का 2 और बी का 3। ए का 2 गुजरात 11 सीटें, बी का 3 12 सीटें। ठीक है, चलिए देखिए। गुजरात में 11 सीटें हैं, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11 है, कर्नाटक में 12 है, केरल में 9 है, उड़ीसा में 10 है, और पंजाब में भी कितनी है आप मुझे बताओगे कि पंजाब में हमने कितनी देखी थी। पंजाब में 7 सीटें थी, कितनी? 7 सीटें। फिर वही क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस में पूछा है कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आप मुझे बताओगे। क्योंकि महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 हैं, उड़ीसा में 10 हैं, तो आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो सर आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या पहले 18 थी, लेकिन अभी हो गई है 11, जब से इसमें से कौन निकला है? कौन निकला है? कौन निकला है? तेलंगाना बाहर हुआ है, तो आंध्र प्रदेश की संख्या हो गई है अभी 11। चलिए फिर वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? आप मुझे बताओगे किस में सबसे कम है? सबसे कम किस में होगी बताइए? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में कितनी है? 5 है। झारखंड में कितनी है? 6 है। हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 3 है, और जम्मू कश्मीर में 4 है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में 5 है, झारखंड में 6 है, हिमाचल में 3 है और जम्मू कश्मीर में 4 है। उसके बाद संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। संसद के दोनों सदनों में संघ राज्य क्षेत्रों के लोग हैं। कैसे हैं देखिए, संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। संघ राज्य क्षेत्रों से दिल्ली से 3 है, पुडुचेरी से 1 है और जम्मू कश्मीर से 4 है। देखिए, दिल्ली से 3 लोग हैं वहाँ पर, पुडुचेरी से 1 लोग हैं और जम्मू कश्मीर से 4 लोग हैं राज्यसभा में, बाकी किसी से भी नहीं है। उसके बाद राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, शेष संघीय क्षेत्रों में इसमें प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने लोकसभा में? 20, अधिकतम 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये कह रहा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन निर्वाचित करता है, कौन मनोनीत करता है? तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है राज्यसभा का अध्यक्ष? अभी कौन है? जगदीप धनखड़ साहब हैं, और उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। वो भी उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का अध्यक्ष क्योंकि उपराष्ट्रपति भी होता है, इसलिए उनके पास किसी भी सदन की सदस्यता नहीं होती। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ये भी कर देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? गैर सदस्य का मतलब क्या है? वही कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना तो लोकसभा का मेंबर होता है ना राज्यसभा का मेंबर होता है। तो वो ऐसे कौन है? वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है बताइए? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, क्योंकि दोहरी भूमिका निभाते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति साहब। राज्यसभा के चेयरमैन हैं, बताइए राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? वही अध्यक्ष। कौन है बताइए राज्यसभा के अध्यक्ष? उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे जगदीप धनखड़ साहब कौन है? उपराष्ट्रपति हैं, और उनकी एक वीडियो लेकर बहुत वायरल हो रही है, जिसको विपक्ष के लोगों ने वायरल कर रखा है। उनकी मिमिक्री, उनकी नकल उतार रहे हैं।
ये देखिए राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है बताइए। मीरा कुमार, हामिद अंसारी, 2010 का क्वेश्चन है, नजमा हेपतुल्ला या फिर प्रतिभा पाटिल। अब आप मुझे बताओगे कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए अभी 2023 में कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो आप क्या आंसर लगा के आओगे। इसकी सी की जगह है जगदीप धनखड़, जगदीश धनखड़। ठीक है, आप मुझे बताओगे कि आंसर क्या है। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तदनुसार राज्यसभा के वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू हैं। उस टाइम पे वेंकैया नायडू हैं, अभी कौन है आप मुझे बताओगे। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ। सबसे पहले राज्यसभा का गठन कब हुआ बताइए। 1950 में, 1951 में, 52 में या 53 में। तो 1952 में राज्यसभा का सबसे पहले गठन हुआ। इसकी सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती, याद रखिएगा इसको भी। इसका विघटन नहीं होता, स्थायी सदन है, याद रखिएगा इसको भी। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसका सबसे पहले गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है बताइए। राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेष हो, ऐसा नहीं है। राज्यसभा के उपसभापति नहीं। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, ये बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है, राज्यसभा का सदस्य भी है मंत्री और लोकसभा की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है। कैसे, वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका एक और चैप्टर कंप्लीट हो जाता है राज्यसभा वाला। तो आपको क्या करना है, लोकसभा एस्पिरेंट्स आपको करना है लोकसभा और प्लस राज्यसभा। मेरी आप बात ये मान लेना कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ कवर करना, दोनों चैप्टर को। ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, मुश्किल से आधा घंटा के चैप्टर मैंने कराए हैं। दोनों को एक साथ कवर करोगे तो आपको दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में कितनी सीटें हैं, दोनों में कितने मेंबर होते हैं, दोनों में कैसे कैसे चुने जाते हैं, कौन सभापति को होता है, कौन उपसभापति होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एक साथ क्लियर हो जाएंगे। बस इतना करना है कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ कर लेना, एक साथ एक बार में 1 घंटे में खत्म हो जाएंगे दोनों क्लासेस, कैसे भी कर लेना। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कल हम अगला चैप्टर कवर करेंगे, इसका कौन सा, कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया संसद में कैसे होती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। ऑल द बेस्ट।